उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज से दिल्ली के 2 दिन के दौरे पर हैं। और दिल्ली में सीएम योगी ने आज सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आज शाम 4 बजे सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और उनके आवास पर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के दौरान ही एनडीए की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री आवास पर पहुंची और बैठक में शामिल हुई। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम 2 दिवसीय दौरे के दौरान कल यानी कि शुक्रवार को पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। वहीं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और आज की जो मुलाकात रही 1.5 घंटे की रही लगभग। सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह की, उसी बीच अपना दल एस की सहयोगी अनुप्रिया पटेल भी पहुंची अमित शाह के घर। अब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम ने पहले दिन गृह मंत्री से मुलाकात की। इसके बाद वो वापस रात्रि प्रवास के लिए यूपी सदन लौट आए। कल सीएम योगी, पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। तो चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर शाम 4 बजे की है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। वहीं तीसरी तस्वीर जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। तो आज दोपहर 12:56 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हुए गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से वो यूपी सदन पहुंचे और फिर 3:30 बजे वो यूपी सदन में थे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और बड़ी खबर, बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह यूपी सदन पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ से वो मुलाकात करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बागपत से भाजपा सांसद हैं सत्यपाल सिंह, जो कि यूपी सदन पहुंचे हैं और यूपी सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये जो मुलाकात होनी है कितने बजे होनी है? औपचारिक है, शिष्टाचार मुलाकात है, या फिर ये जो क्रम चल रहा है मुलाकातों का उसी का एक हिस्सा है? देखो, अगर बात करें अवधेश, तो अभी बागपत सांसद सत्यपाल सिंह पहुंचे हैं, मुलाकात शुरू हो चुकी है। क्योंकि वो सांसद है और कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं सांसदों को जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं। तो उन्हीं सिलसिले में बागपत सांसद सत्यपाल सिंह भी यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ अपने उनके संसदीय क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के साथ, और भी तमाम सारे अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो इसे औपचारिक मुलाकात और इसके साथ साथ बागपत संसदीय क्षेत्र के कुछ कामकाज के लिहाज से मुलाकात देखी जा रही है। इसका बाकी और अन्य राजनीतिक से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये मुलाकात महज एक सांसद की मुख्यमंत्री के साथ है, जो अपने कामकाजों को लेकर मिलते रहते हैं। बिल्कुल, कितनी बजे मुलाकात होनी है अविनाश? देखिए, अगर बात करें तो सत्यपाल सिंह पहुंच चुके हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश सदन में चल रही है। दोनों नेता आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच में ये बातचीत जारी है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाम 4 बजे गृह मंत्री के आवास पर सीएम योगी पहुंचे, उनसे मुलाकात की। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। माना जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात हो सकती है। इसके बाद सीएम योगी कल दोपहर 12 बजे 12:30 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन उसके पहले भाजपा और सपा के बीच सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। आज अखिलेश यादव ने भाजपा पर एक ट्वीट के जरिए कटाक्ष किया। उसमें उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ
भला कैसे हो गतिमान, पहिया धंसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम। तो ये ट्वीट किया उन्होंने और सीधे केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों को उन्होंने निशाने पर लिया। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और अखिलेश यादव के इसी ट्वीट के बाद सपा और भाजपा में वार पलटवार शुरू हो गया। भाजपा की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए सपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अखिलेश यादव को कंपनी का मुखिया बता डाला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश किसी प्राइवेट कंपनी की तरह अपनी पार्टी की लगाम भी अपने हाथ में रखे हुए हैं। केशव मौर्य ने कहा है कि अखिलेश को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी से ही हार का डर सताने लगा है। श्री अखिलेश यादव जी को शायद ये मालूम नहीं है, वो केवल जिस पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के अध्यक्ष हैं उसकी लगाम केवल उनके हाथ में रहती है। हमारा नेतृत्व है, मार्गदर्शन देता है और इस प्रकार की बातें केवल जो उनको 2021 में जो जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के हो रहे हैं, उसमें हार की जो हताशा एडवांस में प्रकट कर रहे हैं और 22 में जब फिर भाजपा 300 पार होने जा रही है उसके डर उनको सता रहे हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उस पर निशाना साधा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है। अपर सचिव निधि एवं न्याय ने अधिसूचना इस संबंध में जारी कर दी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे संजय यादव और इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी तक जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस संजय यादव, उनको राष्ट्रपति की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें उनको स्थायी तौर पर यहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये उस दिन से लागू होगा उनकी नियुक्ति की तारीख जिस दिन गवर्नर उनको शपथ दिलाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो जस्टिस संजय यादव हैं उनका जो कार्यकाल है, तो उनका जो रिटायरमेंट है वो इसी महीने खत्म हो जाना है, यानी वो सिर्फ अधिकतम 2 हफ्ते के लिए ही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और इसके साथ ही इनकी नियुक्ति के साथ ही अगले मुख्य न्यायाधीश की भी तलाश जो है वो शुरू कर दी जाएगी और उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर उसके बाद के भी नए मुख्य न्यायाधीश का नाम घोषित कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए मोदी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे संजय यादव। हालांकि कार्यकाल बहुत छोटा है, लेकिन अधिसूचना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से जारी हो गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने के लिए 4 करोड़ वैक्सीन के आयात के ग्लोबल टेंडर को रद्द कर दिया है। यूपी सरकार ने विदेश से वैक्सीन की 4 करोड़ डोज आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था, जिसकी आखिरी तारीख आज यानी कि 10 जून को थी। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की नई नीति के ऐलान के बाद अब प्रदेश सरकार को बाहर से वैक्सीन मंगवाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए योगी सरकार ने वैक्सीन को लेकर जारी किया गया ग्लोबल टेंडर रद्द कर दिया है, क्योंकि अब देश के सभी राज्यों को खुद केंद्र सरकार निःशुल्क वैक्सीन सप्लाई करेगी। और बड़ी खबर लखनऊ से है। केजीएमयू में सोमवार से ओपीडी सेवा बहाल हो रही है। ऑनलाइन या फोन करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी चलेगी। सुपर स्पेशलिटी विभागों की ओपीडी हफ्ते में 3 दिन ही चलेंगी और मरीजों को 3 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी अपने साथ ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए लानी होगी। और अब आपको दिखाते हैं लापरवाही की 2 ऐसी तस्वीरें जिसने सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के कामकाज के तरीके पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। लापरवाही का पहला मामला गाजीपुर से सामने आया, जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान महिला आरक्षित सीट पर एक पुरुष उम्मीदवार जीतकर ग्राम पंचायत सदस्य बन गया। और गंभीर लापरवाही की दूसरी तस्वीर ललितपुर की, जहां पर एक शख्स को 5 मिनट के अंतराल पर वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाजीपुर में हुए गजब के चुनाव की पूरी कहानी। यह है विकास मौर्य,
गाजीपुर के सेवराई तहसील के सरेला गांव के वार्ड नंबर 9 से निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य, लेकिन अब विकास को ही अपनी जीत साबित करनी पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह महिला आरक्षित सीट है, जो ना तो पहले गांव वालों को पता था, न ही खुद विकास को। असल में यह पूरी लापरवाही उस आरओ की है, जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन लापरवाही के चलते ही पहले इस महिला आरक्षित सीट का पता नहीं चल सका और विकास ने पर्चा खरीदकर अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन किसी और के वार्ड नंबर 9 से नहीं खड़े होने पर विकास निर्विरोध निर्वाचित हो गए और ग्राम पंचायत सदस्य बन गए। अब शपथ ग्रहण के बाद उन्हें बताया जा रहा है कि यह महिला आरक्षित सीट है, तो आप इस सीट को छोड़ दें और घर की किसी महिला को ग्राम पंचायत सदस्य बनवा दें। जा रहा है कि वो बोल रहे थे कि यहाँ 9 नंबर वार्ड में महिला सीट है। अच्छा, तो अपने घर का कोई स्त्री का आधार कार्ड लाइएगा, मैं वहाँ निर्वाचित कर दूँगा। इस मामले पर जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि इसे जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा। अब यदि पुरुष का निर्वाचन हुआ है, आपकी बात अगर सही है, तो ये संबंधित आरओ की जिम्मेदारी बनेगी इसमें। जाहिर है इतनी बड़ी लापरवाही पर आरओ पर कार्रवाई होनी चाहिए और विकास को न्याय मिलना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल की रिपोर्ट। तो ये बात हो गई गाजीपुर की। अब बात करते हैं ललितपुर में लापरवाही की दूसरी तस्वीर जो सामने आई है। आज कोरोना से बचाव का एकमात्र विकल्प वैक्सीनेशन है, लेकिन ललितपुर में वैक्सीनेशन के दौरान एक ऐसी लापरवाही सामने आई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ रावरपुर मोहल्ले के वैक्सीनेशन सेंटर पर एक शख्स को महज 5 मिनट के अंतर पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दे दी गई। वैक्सीन लगवाने वाले को ये पता नहीं था कि वैक्सीन की एक डोज लगती है या फिर 2, लेकिन जब उसे पता चला तो वो सीएमओ के पास पहुंच गया, जहां सीएमओ ने शख्स को इमरजेंसी भेज दिया और फिर लखनऊ में बात की। फिलहाल सीएमओ का कहना है कि जिस एएनएम ने लापरवाही की है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सीएमओ साहब इस मामले में दोनों ओर से गलती की बात कह रहे हैं। स्कूल में एक बेनिफिशियरी को 2 बार इंजेक्शन लग गया है, तो वो बेनिफिशियरी लगा करके घर चला गया, फिर घर जा करके 1 घंटे बाद लौट कर आके उसने बताया। और ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है। लगाने वाले को भी पता होना चाहिए था, लगवाने वाले को भी पता होना चाहिए था कि इंजेक्शन एक बार लगता है। और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, सुबह 10 बजे हो जाती है, तो उसमें इस तरह का होना नहीं चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। जो बेनिफिशियरी उसको मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जांच कराने के बाद में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कोरोना केस कम होने के बाद गाजियाबाद भी अनलॉक है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग बेवजह सड़क पर बिना मास्क के घूमते रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 2200 लोगों के चालान काटे हैं, वहीं 65 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही है और नहीं मानने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा से खास बातचीत की। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन धीरे धीरे अब खुल रहा है, लगभग सभी जिलों में यूपी में खुल गया है। तो लगातार हमारी मास्क की और 188 के जो मुकदमे होते हैं लॉकडाउन वायलेशन, वो हमारी कार्रवाई लगातार चल रही थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये कार्रवाई हमने नहीं रोकी है और लगातार जनपद में भारी मात्रा में चालान किए जा रहे हैं। जो भी इस तरह के लापरवाह लोग हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सही तरीके से मूवमेंट अपना नहीं कर रहे हैं। और आज से कानपुर में बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। कानपुर में 12 से 18 साल के वॉलंटियर बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई और अब इन बच्चों को 28 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन लगने के बाद किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई। दूसरे चरण में 6 से 12 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा, वहीं तीसरे चरण में 2 से 6 साल के बच्चों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा। कानपुर में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। 2 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, जल्द ही 2 से 6 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल होगा। बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल भारत बायोटेक करेगी। अभी 6 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है। और इन दिनों बीजेपी नेताओं के वायरल वीडियो पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं। अभी नारायण सिंह भदौरिया का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कानपुर में
बीजेपी नेता की निजी फोटो वायरल होने से बवाल मच गया। बीजेपी नेता विकास दुबे की एक लड़की के साथ फोटो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि वायरल फोटो विकास दुबे के नेपाल टूर की है। इस बीच वायरल होने के बाद विकास दुबे ने सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि ये सब विरोधियों की साजिश है। जिस तरह से एडिट की हुई फोटोएं वायरल की जा रही हैं और जब जब ये चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरह की हरकतें दूसरी पार्टियों द्वारा कई, लेकिन इसमें मुझे चेहरे जो भी हैं ये कुछ के नाम पता भी चल गए हैं। मैंने प्रदेश नेतृत्व को भी इससे अवगत कराया है और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिसने भी ये मेरी फ़ोटो बिना चेक करे, चाहे वो फॉरेंसिक जांच करके भेजनी चाहिए थी, ये एडिट करी हुई फोटोएं जो चल रही हैं, मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। कोरोना नियमों को ताक पर रखकर हिस्ट्री शीटर की पार्टी में जाम छलकाना और ठुमके लगाना एक दरोगा को भारी पड़ गया। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। आपकी एक एक स्टाइल का वाकई जवाब नहीं। सच मानिए, अगर किसी फिल्म डायरेक्टर की नजर पड़ गई तो आपकी इस अदा पर फिदा हो जाएगा। वैसे दारोगा जी करे भी तो क्या करें, एक तो वर्दी का नशा, उस पर से हिस्ट्री शीटर की पार्टी, हाथ में जाम और गाना शराबी शराबी। डीजे की धुन पर जनाब के कदम और कसम दोनों बहके तो बहकते ही चले गए और फिर जो हुआ वो खुद तस्वीरों में देख लीजिए। ये मुरादाबाद का वायरल वीडियो है जहां 4 जून को हिस्ट्री शीटर की भतीजी की रिंग सेरेमनी में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के फकीरपुरा चौकी के पूर्व चौकी इंचार्ज दारोगा अभिषेक गुप्ता डीजे पर डांस करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि जनाब पर इसका पालन करने और कराने दोनों की जिम्मेदारी। बहरहाल दारोगा जी को यह काफी भारी पड़ा है। जांच में वीडियो सही पाए जाने के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने दारोगा समेत 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल दारोगा जी कौशाम्बी में तैनात है। वैसे ये अपराधी और पुलिस गठजोड़ की सटीक मिसाल भी। ऐसे में सवाल ये कि जब पुलिस वाले अपराधियों की गोद में ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर अपराध पर लगाम तो भगवान भरोसे ही। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद वाराणसी में जिला प्रशासन ने अब गंगा में नाव को फिर से चलाने की मंजूरी दे दी है। वाराणसी में बीते दिनों कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गंगा में नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सोमवार से एक बार फिर गंगा में जो धारा है गंगा की, नावों और क्रूज का संचालन शुरू होगा। हालांकि गंगा में सिर्फ उन्हीं नाव मालिकों और नाविकों को नाव चलाने की इजाजत होगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें नाव चलाने की इजाजत नहीं होगी। आज प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की, जहां पर करीब 3 घंटे की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली और शहर का मौसम खुशनुमा हो गया है। हालांकि यहां पर कई इलाकों में जलभराव की वजह से नगर निगम की पोल भी खुल गई है। वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर तेज बारिश की वजह से लोगों के चेहरे खिल उठे। संगम नगरी में भी कई दिनों से लोग उमस और गर्मी से परेशान थे, लेकिन इस बारिश की वजह से अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से यहां के लोगों को कई जगह जलभराव का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको श्रावस्ती और रायबरेली की तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहां पर तेज बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पहली तस्वीर श्रावस्ती की है, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई। कुछ घंटों की बारिश के बाद श्रावस्ती के कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए। वहीं तेज गर्मी झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरी तस्वीर रायबरेली की है, जहां पर बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन नगर पालिका की पोल खुल गई है, क्योंकि शहर में कई जगहों पर जलभराव के हालात बन गए हैं और लोग इससे काफी परेशान हो रहे हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से है। जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं। तो थोड़ी देर पहले सांसद सतपाल सिंह पहुंचे थे और अब ये खबर मिल रही है कि यूपी भवन में, यूपी सदन में कल ही भाजपा को ज्वाइन करने वाले जितिन प्रसाद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। तो कांग्रेस को छोड़कर कल ही जितिन प्रसाद ने भाजपा की सदस्यता ली थी और आज सीएम योगी से वो मिलने के लिए गए।